नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आज़ाद क्लासेस फस्ती में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। मतलब क्लास 9th का ये एक चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है। और जान रहे हैं आप, जो हमारी ये कक्षाएँ चल रही हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 9th का आप पढ़ रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप MP बोर्ड का पढ़ रहे हो या UP बोर्ड का पढ़ रहे हो या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड का पढ़ रहे हो। NCERT बेस से क्लास रहती है, तो इसमें NCERT जो कि ऑल इंडिया में चल रहा है, तो कोई भी वो देख सकता है। और कॉमन नॉलेज के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो संख्या पद्धति का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्कुल तैयार हो जाएगा और स्टक करेगा बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ, हमको एक क्लियरिटी है कि संख्या पद्धति का जो बेस होता है वो हमारा क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। संख्या पद्धति मतलब क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इस टॉपिक का क्या मतलब है? संख्या पद्धति का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 10 12 14, असंख्य तक की, मतलब अनगिनत तक की, माइनस में भी और प्लस में भी हम देखें तो हमारे पास संख्याओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं संख्या की बात करूँ तो उन्हीं संख्याओं को व्यवस्थित रूप से करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? संख्या पद्धति हो जाती है। वही क्या हो जाता है? नंबर सिस्टम हो जाता है। मतलब किसी संख्या को उठाएं और क्लासीफाई हम कर दें, उसको वर्गीकृत कर दें कि इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ ना रखा जाए, या किस प्रकार की ये संख्या है, किस प्रकार की संख्या नहीं है। अगर मैं बात करूँ एक संख्या रेखा की, किसकी बात करूँ? संख्या रेखा की। मतलब एक सीरियल में देखूँ नंबर्स का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत से ऐसे नंबर्स हैं। आगे क्या हैं? बहुत से ऐसे नंबर्स हैं, ठीक। और अगर मैं पीछे बात करूं तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट डॉट, ऐसी असंख्य संख्याएं आगे अनगिनत तक, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम जब देख रहे हैं तो हमारे पास ये संख्याएँ हैं। हमारे पास क्या है? ये संख्याएँ हैं, दे आर नंबर्स। तो इन संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या ये कहाँ से आया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्या कोई बता सकता है कि 1 की खोज किसने की थी, 2 की खोज किसने की थी, 3 की खोज किसने की थी, ठीक है। तो अगर हम नहीं बता सकते हैं तो यही संख्या हमारी क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या हो जाती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ये हो जाती है हमारी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये हो जाती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ये हमारी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेकर 9 तक या और आगे की संख्याओं के बारे में बात करें तो ये सभी संख्याएं हमारे लिए क्या हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्या हो जाती है, ठीक है। ये अलग बात है कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या 9 तक ही माना जाता है। 0 की खोज तो पहले हुई नहीं थी, 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, तो लेकिन फिर भी बहुत पहले समय में, मतलब बहुत ही प्राचीन समय में उन्होंने कर दिया था, आज के लगभग 2500-2600 साल पहले। तो प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, तो 1 से लेकर 9 तक की या और आगे की संख्याएं जो हमारे पास होती हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, ठीक है। 0 को हम प्राकृतिक संख्या बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इसकी खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। इसलिए हम इसको प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसको प्राकृतिक हम नहीं कह सकते हैं। पेड़ को प्राकृतिक कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करूँ तो क्या उसको प्राकृतिक कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की? मानव ने की है, और पौधे की खोज मानव ने नहीं की थी, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ 0 की बात करूँ, मैं 0 को भी मिला लेता हूँ। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या करता हूँ? 0 को भी मिला लेता हूँ। अब अगर प्राकृतिक संख्याएं जो आपको दी गई हैं उसमें अगर आप 0 भी मिला लेते हो तो ये कहलाने लगती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। होल नंबर, होल का मतलब ही होता है संपूर्ण या पूरा, ठीक। होल का मतलब ही होता है क्या? संपूर्ण, मतलब पूरा, ठीक। तो पूर्ण संख्याएं मतलब हमने क्या किया, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें हमने 0 को भी मिला लिया। अब ये संख्या हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। अब पूर्ण संख्या के बाद अगर हम बात करें, हमारे पास -7 -6 -5 -2 -1, ये सभी भी हमारे पास संख्याएं हैं। तो अगर इन सभी संख्याओं को भी मिला लेते हैं और इसके साथ साथ
पूर्ण संख्या को भी मिल लेते हैं और इसके साथ साथ अगर हम प्राकृतिक संख्या को भी मिला लेते हैं तो ये पूरी संख्याएं हमारे पास जो होते हैं हो जाती हैं। इन्हीं को हम पूर्णांक कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्णांक, कोई भी अंक है वो अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। तो पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोल देते हैं, ठीक। अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो नेचुरल, जिसको n से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो ये हो जाता है W से हम इसको दर्शाते हैं। कहीं होल नंबर पूर्ण संख्या लिखनी होगी तो उसको हम किससे दिखाएंगे? W से दिखाएंगे। और अगर कहीं पूर्णांक को दिखाना होगा तो हम कैपिटल Z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल Z से। कैपिटल Z से ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जहलन नाम का एक वर्ड होता है, ठीक है, जो कि जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। और इस जहलन में जो आपका जहल है, इस जहल का मतलब होता है संख्या। इस जहल का मतलब क्या होता है? संख्या। मतलब जर्मन में, अगर जर्मन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जहल का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? जो ये पूर्णांक हमारे पास होते हैं इनको किससे दिखाते हैं? हम Z से दिखाते हैं। अब सही क्वेश्चंस अब आपके सामने आते हैं। देखिए, अभी तक तो था कि हमारे पास नंबर सिस्टम, नंबर में बहुत सारी संख्याएं दी गई थी और इन सभी संख्याओं में हमको बताना था कि कौन सी संख्याएं क्या हैं। हम 1 से लेकर आगे की संख्याओं को बात करेंगे तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो जाती है। अगर हम 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी मिला लेते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्या हो जाती है। और अगर ये पूर्ण संख्या में अगर माइनस वाले नंबर्स भी हम मिला लेते हैं तो इन्हीं को हम इंटीजर्स बोल देते हैं, इन्हीं को हम पूर्णांक बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, ये हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं, कुछ इसी से संबंधित प्रश्नों की बात करूं आपसे, तो अगर मैं पूछूं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, क्या वो सभी प्राकृतिक संख्या है? जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि जो 0 आपका है, ये 0 क्या है? पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं बात करूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर्स आपकी, ठीक है, होल नंबर्स होती हैं? हाँ, होती हैं। क्योंकि मान लो कि आपके पास छोटी कटोरी है, मान लो कि आपके पास एक छोटी कटोरी है, उसको थोड़ी और बड़ी कटोरी में हमने रख दिया, ठीक है। फिर उसको क्या किया? एक बड़ी सी थाली लाए, उसमें हमने क्या कर दिया? इसको रख दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो बड़ी वाली थाली है इसमें पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। पूर्ण संख्याएं भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो अगर मैं पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की जो कटोरी है वो पूर्ण संख्या वाले थाली में रखी हुई है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या वाले थाली में रखी हुई है, मतलब ये आप कह सकते हो कि जितने प्राकृतिक संख्याएं पड़ेंगी वो पूर्णांक वाले थाली में है, ठीक। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो एक कटोरी में रखी गई हैं और वो किस में रखा गया है? ठीक है, पूर्णांक वाले थाली में रखा गया है। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी के विपरीत बात करूं, मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी और जितनी पूर्ण संख्याएं होंगी वो क्या होंगे? सब पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से आगे है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या इसमें 0 भी है जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे कुछ, ठीक, ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं और पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं सभी नहीं हो सकती हैं अगर आप सबकी बात करें तो, ठीक। अब आपके पास ये हो गया, आपके पास प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, ठीक है। पूर्णांक को Z से हम दिखाते हैं, जहलन नाम के वर्ड से लिया जाता है। जहलन एक जर्मन का शब्द है और जिसमें जो जहल है आपका, इस जहल का मतलब होता है संख्या। इस जहल का मतलब क्या हो जाता है? संख्या, ठीक। अब अगर हम देखें संख्याओं को, अगर हम संख्याओं को देखें तो इसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक। और अगला जो आपके पास होता है और आगे इसी में होती है
अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, मतलब इसको बोल देते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, इसी को हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय का मतलब ही होता है परिमित, परिमेय का मतलब ही होता है परिमित, मतलब जिसकी एक निश्चित वैल्यू हो, जिसकी क्या हो, एक निश्चित वैल्यू हो, जिसका एक निश्चित मान हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके पास संख्या है 5/3, आपके पास संख्या है 5/3, फिर आपके पास संख्या है 2, आपके पास संख्या है 4.37, आपके पास संख्या है 4.87, ये संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। P/Q के रूप में क्या कर सकें? Q के रूप में जिसको हम लिख सकें, जिसको हम क्या करें? लिख सकें। P/Q के रूप में हम लिख सकें, लेकिन Q की वैल्यू आपका 0 ना हो। ठीक, P/Q के मतलब इसको भिन्नात्मक रूप में हम रख सकें, भिन्न के रूप में रख सकें, मतलब जो P है और जो आपके पास Q है, इसमें P क्या है? आपका अंश है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और Q क्या है? आपका हर है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो आपका ये हो गया न्यूमरेटर और ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अंश, और इसी को आगे हम क्या बोल देते हैं? हर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अंश और हर कह देते हैं हम इनको, लेकिन हर की वैल्यू जो आपकी हो वो 0 के बराबर ना हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है 5, ये अंश के रूप में कर दिया और हमने हर के रूप में कर दिया 0। हर के रूप में क्या कहा है? 0। अब एक बात बताओ, जो भी हर होता है वो हमेशा अंश में भाग कर रहा होता है। तो अगर 0 से मैं भाग करूं 5 में, 0 से अगर मैं 5 में भाग करूं तो कितनी बार पहाड़े पढ़ोगे? कितनी टाइम्स आप टेबल्स काउंट करोगे कि 5 आ जाए? 0 में अगर 1 लाख का गुणा कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा, 0 में 10 का गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 में 5 का गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 में अगर 45 का गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 0। मतलब क्या होगा कि ये अगर हम इन्फिनिट तक चले जाएं तब भी हमको कोई इसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। मतलब ये परिमित ही नहीं है, अपरिमित है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि कहाँ तक आ जा सकता है, कुछ भी नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और अगर Q की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो इसी को हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। इसी को हम क्या बोल देते हैं? अपरिमेय संख्या, मतलब इसका कोई मान ही निश्चित नहीं है। अब अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने लिखा 3.146 ... ऐसे करते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा 2.1314541 ... ऐसे करते हम चले गए, ऐसे करते हम चले गए। तो एक बात बताओ, क्या इसका कोई निश्चित मान है? नहीं। क्या इसका कोई निश्चित मान है? नहीं। अब अगर इसका निश्चित मान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या का मतलब वो संख्या है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। 2 को आप सोच रहे होंगे कि P/Q के रूप में कहाँ है? बटा 1 मान लो। अल्लाह, बटा 1 तो मान सकते हो ना, बटा 1 मान सकते हो। Q का मान यहाँ 1 है, यहाँ 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। अगर मैं बात करूँ, अब आगे थोड़ी सी बात करूँ कि जितनी भी, अब ठीक बात करूं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या वो परिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या वो परिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती है। क्या जितने आपके पूर्णांक होते हैं ये सभी परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, कोई शक नहीं। ठीक, क्योंकि ये जो आपकी परिमेय संख्या उससे भी बड़ी थाली है, जो पूर्णांक की वाली थाली थी ना, उससे भी ड्राम है पूरा। ठीक है, ये उससे भी बड़ी थाली है। तो इसको क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो पूर्णांक है इनको भी हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जितना दिया गया है सबको बटा 1 के रूप में, बटा 1 के रूप में बाई वन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के पूर्णांकों को कह दे तो परिमेय संख्या है, पूर्ण को कहें तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में हो सकती है, प्राकृतिक को कहें तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में हो सकती है। लेकिन
सभी परमीय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, सभी परमीय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं और सभी परमीय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी परमीय संख्याएं। अपरमीय संख्याएं, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि जिसका कोई निश्चित मान ना हो, जैसे हमने कहा 3.1416 डॉट 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 डॉट, कुछ पता नहीं कहाँ तक गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाई की, पाई जानते हो ना, पाई की खोज किसने की थी, इसकी भी खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की, इसकी भी खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। आलिया भट्ट मत कहना, आर्यभट्ट ने इसको खोजा था, समझ में कि नहीं। ठीक, तो पाई जो है, क्या पाई कोई संख्या है? नहीं, पाई पहली बात संख्या ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि पाई क्या है, परमीय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो पहले ही बता दीजिए कि पाई कोई प्रकार की संख्या नहीं है, पाई संख्या ही नहीं है। पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। अब अगर इसको कोई पूछता है कि ये परमीय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये एक प्रकार की परमीय संख्या है, एक प्रकार की क्या है, परमीय संख्या। इसी का मान आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो 3.1416 डॉट 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 आगे तक बहुत अनंत तक जा सकता है, कभी ये कटेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब देखो पाई के ही 3 रूप मिल गए ना। कोई पूछता है पाई क्या है, परमीय है या अपरिमेय, तो आप सीधी सी बात कह दीजिए पाई कोई संख्या नहीं है। अगर मैं एक्स की बात करूंगा यार तो क्या कहोगे, संख्या है एक्स, नहीं है, तो पाई पहली बात किसी प्रकार की संख्या नहीं है। दूसरी बात, पाई की जो वैल्यू, अगर कोई कहता है पाई का मान परमीय है या अपरिमेय है, तो आप पूछिए पाई का कौन सा मान, ठीक है, पाई की कौन सी वैल्यू। तो अगर वो कहता है 22/7 तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल परमीय संख्या है। अगर वो कहता है 3.1416 डॉट 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 डॉट, तो कह दीजिए ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय। पाई पहली बात ये संख्या नहीं है, 22/7 परमीय है और इसका मान आगे क्या है, अपरिमेय है। ये आगे क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संख्याओं को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या संख्याओं को आगे देख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी संख्याओं को अगर मैं मिला दूं, इन सभी जितने भी आपके पास नंबर थे, इन सभी नंबर्स को अगर मैं मिला दूं, पूरा आपके पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, आपके पास जो पूर्ण संख्याएं हैं, आपके पास जो पूर्णांक हैं, और आपके पास जो परमीय संख्याएं हैं, और आपके पास जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सब को अगर हम मिला देते हैं तो ये सब मिलके हो जाते हैं वास्तविक संख्याएं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। मतलब ये हो जाते हैं रियल नंबर। क्या हो जाते हैं, रियल नंबर। ये क्या हो जाते हैं आपके पास, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं हो जाती है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमीय अपरिमेय सब को मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। इसमें से आप किसी की बात कर दो, चाहे इसकी बात कर दो, चाहे इसकी बात कर दो, चाहे इसकी बात कर दो, इसकी बात कर दो, इसकी बात कर दो, ये सभी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, हमारा मन कहता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। क्लास चलता रहता है, आपको अगर कुछ नोट करने का मन करता है तो आप वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और अगर आपको आता है, आप बिल्कुल ओवर स्मार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से भी। ठीक, तो ये आपके पास संख्याएं थी। ठीक, अब अगर आगे मैं बात करूं, ठीक है, कि आपके एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, आगे अगर मैं बात करूं आपके एक्सरसाइज की, जो आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 1.1 में ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, सभी प्रश्न आप कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए कि क्या 0 एक परमीय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या 0 को आप 0/1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 0/2 कर सकते हैं? कर सकते हैं। 0/3 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो ये एक परमीय संख्या है या नहीं है? है। 0 क्या है, एक प्रकार की परमीय संख्या। कंडीशन ये है कि P/Q में Q 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, P 0 के तो इक्वल में हो सकता है। कंडीशन ये तो नहीं कह रहा है कि P 0 के इक्वल में ना हो, P तो 0 के इक्वल में हो सकता है, लेकिन Q 0 के इक्वल में नहीं हो सकता। मतलब Q के रूप में हम यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए 0 क्या है, 0 एक परमीय संख्या है। 0 एक परमीय संख्या है। हाँ ठीक है,
जीरो एक परिमेय संख्या, इसको 0/1, 0/2, 0/8, 0/42, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न आपके हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करूं किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है, तो आप सोच रहे हैं 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 3 और 4 के बीच में आती है आपकी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये सब आती हैं। आप कहेंगे क्या और आ सकती हैं? हाँ, और आ सकती हैं। 3.12, 3.13, 3.14, 3.11। आप पूछोगे क्या और आ सकती हैं? हाँ, और आ सकती हैं। ठीक। ये 3.121, 3.122, 3.122, 3.124, 3.128 आ सकती हैं। कहोगे और आ सकती है? हाँ, 3.78, 3.65 आ सकती है कि नहीं आ सकती है? अब एक बात बताओ, क्या 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या हो सकती है? कहोगे हाँ, हो सकती है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। आप कहोगे ये तो ढेर सारा है, आ सकती है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो कहोगे हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि आपने लिखा है 5 से तो ज़्यादा ही लिखा है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। मतलब कोई गिनती ही नहीं है कि कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो आपको निकालना है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 6 निकालना है। ठीक है। 3 व 4 है, इसको 3/1 व 4/1 मान सकते हो? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लीजिए। अब आपको निकालनी है 6। कितनी निकालनी है? 6। तो इसमें 7 से, इसमें भी 7 से गुणा कर दीजिए, 3.1। लेकिन जब 7 गुणा करेगा तो अकेले अंश में नहीं, हर में भी करेगा, जिससे उसकी वैल्यू इफेक्टिव ना हो। मतलब 7 से 7 कट जाएगा, वही रह जाएगा। वह 4/1, इसमें भी किससे गुणा कर देंगे हम? 7/7 से गुणा कर देंगे। अगर मैं गुणा करूंगा तो 21/7 आ जाएगा। वाह। अगर मैं गुणा करूंगा तो 7 चौका 28 बटे में क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 4 जा 28। ठीक। 7 3 जा 21। ठीक। तो 21/7 व 28/7 आ गया। अगर मैं पूछूं कि लिखिए कितनी संख्याएं हैं, तो इसके बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं इज इक्वल टू कौन कौन सी हो जाएंगी? 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कितनी होगी आपके पास? ये तो 6 हो गई। ठीक है। आप चाहो तो अनंत भी लिख सकते हो। अनंत का मतलब कोई गिनती ही नहीं कि कितना आप लिख सकते हो। ठीक है। तो अनंत परिमेय संख्याएं इसके बीच में हो सकती हैं। आप ये नोट कर सकते हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या 3/1 और 4/1 मान लेंगे। 6 निकालना है, 7 से गुणा कर दो। 7 से हमने गुणा कर दिया तो हमको 21/7 व 28/7। अब बीच की 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 21 और 28 के बीच में कौन होगा? 22, 23, 24, 25। तो 22/7 है ना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 में। ठीक है। ये संख्याएं आपको मिल जाएंगी। ठीक। आप पूछोगे कि 23/7 को कैसे मानूं मैं? 3 और 4 के बीच में आता है। नहीं मानते हो तो 23 में 7 से भाग कर दो। 7 तियां क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। 3.2। अब बताओ 3.2 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आप कहोगे अभी आपने बताया आता है। तो आता है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं आपके पास हो सकती हैं। 6 नहीं, आप 60 नहीं, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ नहीं, आप अनंत निकाल सकते हैं। मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 3/5 व 4/5 के बीच की कितनी निकालनी है? 5 परिमेय हमको निकालनी है। तो 3/5 है और 4/5 है। ठीक। हम क्या कर दें? 5 निकालना, 6 से गुणा कर दें, गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक। अब अगर मैं देखूं कि कितनी परिमेय संख्याएं, 6 तियां 18,
6 पंचे 30, वाह 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30। आप बीच की परिमेय संख्याएं निकालने की और भी मेथड्स हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। जब इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो कोई और भी परिमेय संख्या आपके आंसर में हो सकती है। कोई और सॉल्व करेगा तो उसके आंसर में हो सकती है, मैं ही सॉल्व करूंगा तो और भी हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। ठीक, अगर अनंत होती हैं तो अनंत का मतलब तो अनंत ही होता है ना, कोई भी हो सकता है। अब अगर इसके बीच में मैं 5 परिमेय संख्याओं की बात करूं, 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 18 के बाद कौन आएगा? 19 बटे में 30 कर दो, 20 बटे में 30 कर दो, 21 बटे में 30 कर दो, 22 बटे में 30 कर दो, 23 बटे में 30 कर दो। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 हो गई। कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको निकल के आ गई कि नहीं निकल के आ गई? आप लिख दो कि 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये रही। ठीक, तो ये आपके पास संख्याएं आपको मिल गई। ठीक, अब आगे अगर मैं प्रश्न की बात करूं कि आगे आपके पास प्रश्न क्या है, ठीक है, यहां तक तो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा सत्य और असत्य बताना है। क्या सत्य है क्या असत्य है? कह दो कि जो मान लिया जाए वो सत्य है, जिसको ना माना जाए वो असत्य है। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो आपके पास सत्य असत्य बताना है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? नहीं, प्राकृतिक के नीचे पूर्ण संख्या थी, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसमें है? पूर्ण संख्या में है। तो पूर्ण संख्या वाली कटोरी में प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या वाली कटोरी में कौन है? प्राकृतिक संख्या है, मतलब पूरे कटोरी में प्राकृतिक संख्या आ गई है, बाकी पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो कितनी भी परिमेय संख्याएं आपके पास प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्याएं हो ही सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं। तो कथन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अगला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब पूछ रहे हैं कि इस थाली में जितना है उस कटोरी में सब वही है? नहीं, क्योंकि थाली में तो और है किनारे किनारे पर, कटोरी के बाद भी कुछ है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये मैं बता चुका हूं क्यों नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। मतलब पूर्णांक संख्याओं में तो पूर्ण मिल जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में तो आपको पूर्णांक मिल जाएंगे, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या की अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो -1 भी होता है, 0 1 2 3, लेकिन 0 से आगे ये क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। -1 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक, ये सब तो पूर्णांक है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं कहूँ ये सब पूर्ण संख्या भी है, ये सब पूर्णांक है। जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा -2, मैंने लिखा -3, मैंने लिखा -4, ये सब क्या है? पूर्णांक है या नहीं है? लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये भी पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या ये भी पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। तब क्या है? ये पूर्णांक है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है, मतलब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या का मतलब कि जिसमें पूर्ण और आपके पास पूर्णांक और आपके पास पूर्ण आ जाए, पूर्णांक आ जाए, प्राकृतिक संख्या सब आ जाए, वही क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्याएं तो परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो या ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं परिमेय संख्या 3.14 लूँ तो क्या ये एक प्रकार का पूर्णांक? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक, अगर मैं बात करूँ 3/4 की तो क्या एक पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आगे की कहानी हमारी स्टार्ट होगी परिमेय संख्याओं से, और परिमेय संख्या तो यहाँ तक तो खत्म हो चुकी है, रेशनल नंबर खत्म हो चुकी है। आगे आपके पास आता है इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं आप कुछ पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल ले चुके हैं। अपरिमेय संख्या में मैंने लिखा था जैसे 3.141 ... कोई वैल्यू नहीं थी, √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया। रूट में है ना ये संख्याएं, रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय ही होती हैं, उनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप √16 लिख दो, √16 = 4 होता है कि नहीं होता है। तो
√2 इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, √3 इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, √5 इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। इसलिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।